नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं। यहाँ पर आज तारीख है 25 जून साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब ईरान के साथ अलग अलग मुस्लिम देश शामिल हो रहे हैं और इसकी वजह से अमेरिका बहुत बुरी तरीके से परेशान है। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि ईरान से निपटने के लिए अमेरिका ने अपनी पार्लियामेंट में 8.3 लाख करोड़ डॉलर की डिमांड की है। 8.3 लाख करोड़ की डिमांड की गई है और ये डिमांड क्यों की गई है इसके बारे में अभी हम आपको बहुत डिटेल बताएंगे दोस्तों। और साथ ही वेनेजुएला के ऊपर कुदरत ने ऐसा कहर ढाया है कि 10,000 से 1 लाख लोगों के बीच मौत हो चुकी है। मतलब 10,000 से ज़्यादा लोग मरे हैं और मैक्सिमम ये आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच सकता है। और ये क्यों हुआ, क्या पूरी कहानी है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेके एक ऐसा वीडियो निकल के सामने आया है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बात कंफर्म हो जाएगी कि ये जो नेता बनते हैं ना, इनके अंदर संवेदनशीलता और इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं होती। आप एक ऊंची कुर्सी पे जब बैठ जाते हैं तो फिर आपके लिए सारे इंसान, सारी आवाम कीड़े मकोड़े जैसी होती है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा। और साथ ही एक तरफ तो हमारी गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम करने में मस्त है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे आसपास दुश्मन कैसे तैयार हो रहे, किस हिसाब से तरक्की कर रहे हैं, इसके बारे में भी आप जब सुनेंगे तो सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है दोस्तों। यानी यकीन मानिए, आज जितनी भी खबरें बताऊंगा वो खबरें बहुत ज्यादा अहम होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की इस जंग में मैंने शुरू से कहा है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है। तो आप ईरान के लिए दुआ कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, कमेंट में आप उसकी ताकत मुझे दिखाइएगा। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि वेनेजुएला में अचानक से बहुत भयानक भूकंप आया है। और भूकंप के मैग्नीट्यूड, यानी जिस क्षमता के साथ भूकंप आया, अगर उस क्षमता की बात करें तो 7.1 और 7.2 के कैटेगरी की ये भूकंप थे, अर्थक्वेक थे। और 2 भूकंप आए हैं और इस भूकंप की वजह से वेनेजुएला में 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत शुरुआत में बताई जा रही है। और अलग अलग न्यूज एजेंसियों का यह मानना है कि इस भूकंप में 10,000 से 1 लाख लोगों की मौत हो सकती है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे कारण आप जानिए। दरअसल जब भूकंप आया तो सबसे बुरी बात दोस्तों ये थी कि वेनेजुएला में उस समय वीकेंड चल रहा था, लोग हॉलीडे की छुट्टियां मना रहे थे और छुट्टी मनाने की वजह से सब लोग अपने घरों पे थे। और भूकंप में मरने वालों की तादाद इस वजह से बढ़ जाती है, अगर लोग घरों में हैं तो बिल्डिंगें गिरेंगी, बिल्डिंगों के नीचे लोग दबेंगे, साथ ही बाहर निकल नहीं पाएंगे, भगदड़ मचेगी तो भगदड़ में दबेंगे। और ऐसा होने की वजह से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और क्या मंजर था वेनेजुएला का, कई सारे वीडियोस निकल के सामने आए हैं। सबसे पहले आप एयरपोर्ट का वीडियो देखिए। Ya. Ya, por. Afuera que tenemos. No sale de allá. Hermano, no, afuera más peligroso, hermano. Por allá. Señores, al puerta 4. Por allá. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से वेनेजुएला का जो एयरपोर्ट था वो धड़धड़ा के गिरने लगा और लोग भागने लगे। अब आप सोच के देखिए कि पूरे देश का सबसे सुरक्षित इमारत जो माना जाता है भूकंप जैसी चीज़ों से बचाने के लिए, तमाम और चीज़ों से बचाने के लिए, वो एयरपोर्ट माना जाता है कि भाई साहब यहाँ पे प्रीमियम क्लासेस के लोग आएंगे, यहाँ से विमान उड़ान भरेगा, तो उसको बड़ा सेफ और सुरक्षित बनाया जाता है। लेकिन वो भी भूकंप के झटकों को नहीं सह पाया और गिरने जैसी स्थिति आ गई और वहाँ पे भी लोगों के मरने की खबर। इसके अलावा दोस्तों, वेनेजुएला में जब भूकंप आया तो अलग अलग इलाकों में कैसे बिल्डिंगें गिरी, क्या कुछ मंजर था, उसका भी एक छोटा सा वीडियो देखिए। De momento vemos como los equipos de rescate, hermano, como los equipos de rescate están sacando a una persona entre los escombros, se encuentra con vida, va a ser atendida por el personal de paramédicos. Aquí se cayó con varios edificios. Este se vino abajo. Y hay un incendio grande en la parte.
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से वेनेजुएला में कुदरत का ऐसा अजाब आया है कि वहां पे हजारों लोगों की जिंदगियां जा चुकी हैं और अब वेनेजुएला पूरी दुनिया की तरफ मदद की उम्मीद लगा के देख रहा है। चूंकि वेनेजुएला की स्थिति बड़ी कमजोर है, अमेरिका ने उस पर इतने सेंक्शंस लगाए कि वेनेजुएला कोई तेल शुरुआत में बेच नहीं पाया। अब उस पर अमेरिका का कब्जा भी है, अमेरिका उसको गुलाम बना के रख रहा है। तो ऐसे हाल में वेनेजुएला का जो माली कंडीशन है वो बहुत बुरा है। और ऐसे हाल में सबसे ताजुब की बात यह है कि अमेरिका ने कहा है कि हम वेनेजुएला के लोगों की मदद करेंगे और वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड भेजेंगे। चलिए भाई साहब, अमेरिका का कब्जा है, अमेरिका वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड भेजेगा तो ठीक है। लेकिन अब सुनिए, इजराइल ने भी कहा है कि हम वेनेजुएला में मारे गए लोगों की मदद करना चाहते हैं, वहां पे दवाइयां भेजेंगे, वहां पे मदद भेजेंगे। अच्छी बात है, अच्छी सोच है। लेकिन अब आप सोचिए कि यही इजराइल है कि गाजा में लाखों लोगों की जिंदगियां लेके इतना पाप कमा चुका है कि आज पूरी दुनिया में इसको कोई पूछ नहीं रहा। लेकिन जब 7 समंदर पार वेनेजुएला की बारी आई तो इजराइल मदद करना चाहता है। मतलब दोगलेपन की सीमा आप देखना चाहते हैं तो आप कुछ ना देखें, आप केवल इजराइल को देख लें, आपको दोगलेपन की सीमा समझ में आ जाएगी। अब आप सोचिए इसमें इजराइल का फायदा क्या है। भाई दिमाग में आ सकता है कि इजराइल किसी की मदद करना या फिर इंसान की जिंदगी की कदर करना, ये सब इजराइल की डिक्शनरी में नहीं है। लेकिन अगर इजराइल ऐसा करना चाहता है तो वजह क्या है, तो मैं आपको वजह बताता हूं। इजराइल के लिए ये केवल एक मौका है। मौका कैसा? इजराइल की जो इमेज है दोस्तों, वो पूरी दुनिया में बिल्कुल खराब है। इजरायलियों के साथ कोई बैठ के खाना नहीं खाना चाहता। सबको पता है कि ये इजरायली कैसे होते हैं, इनका कल्चर क्या है, ये इंसानों की जिंदगी कैसे कीड़े मकोड़े बराबर समझते हैं। ऐसे हाल में इजराइल को एक बढ़िया मौका मिल गया कि अगर वेनेजुएला में हम मदद वगैरह कर देंगे, वो भी छोटे मोटे पैमाने पे, और उसका बढ़िया पीआर अगर करा देंगे। पीआर का मतलब होता है कि बढ़िया से उसको पूरी दुनिया के सामने ऐसे दिखाना कि भाई साहब इजराइल जैसा कुछ है नहीं, तो इजराइल की इमेज शायद सुधर सकती है। और यही वजह है कि इजराइल वेनेजुएला के इस आपदा में अवसर ढूंढने का काम कर रहा। अब आपदा में अवसर ढूंढना कहां से आया, क्या हुआ है, कौन किसका दोस्त है, बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। खैर, इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही ईरान के हवाले से कि ईरान ने पहली बार ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे अमेरिका टेंशन में है। दरअसल पहली बार ईरान ने आउटसोर्स P4 प्लेटफॉर्म तैयार किया। अभी आपको ये शब्द समझ नहीं आ रहा होगा, और अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझा रहा हूं। जो आउटसोर्स प्लेटफॉर्म है ऑफसोर्स में, इसका मतलब यह है कि अब वेनेजुएला की तरह या फिर अमेरिका की तरह या फिर सऊदी अरब की तरह ये जो ईरान है, ये भी अपनी टेरिटरी से आगे बढ़ के समुद्र के अंदर बाकायदा ऑयल रिफाइनरी लगाएगा, वहाँ पे कुएं खोदेगा और वहाँ से तेल प्रोड्यूस करेगा। ये जो ऑयल रिफाइनरी लगाई गई है, ऑयल रिफाइनरी कहूँगा तो शायद आप आसानी से समझ सकें, ये रेसादात में लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इस प्लेटफॉर्म से, जो P4 प्लेटफॉर्म लगाया गया, इससे 37,000 बैरल पर डे के हिसाब से तेल निकाला जा रहा। 37,000 बैरल। अब 37,000 बैरल अचानक से जब ईरान के तेल प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में इसको लेकर टेंशन होगी। क्योंकि ईरान जो है वो सस्ते तेल देता है। इससे पहले सऊदी अरब, साथ UAE, ये तमाम देश जो थे, इवन अमेरिका भी था, ये सब मोनोपोली क्रिएट करके बैठे थे कि इनका अपना एक ग्रुप था OCC, वहाँ पे ये डिसाइड करते थे कि तेल के दाम कितने होंगे और वहीं से तेल बेच देते थे। लेकिन ईरान अपना इतना मास प्रोडक्शन कर रहा है, इस वजह से अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। और अमेरिका का जो $1 का वैल्यू है वो पहली मरतबा गिर के $70 पहुँच चुका है। पहले ये 72, 73, 80, 85, इवन 100 तक ये गया। लेकिन ईरान के इस बड़े कदम से आज तेल के दाम घट रहे हैं। वो अलग की बात है कि आपकी सरकार नहीं गिराएगी, क्योंकि इससे सरकार को अच्छा खासा पैसा मिलेगा तो उस पैसे का इस्तेमाल कुछ खरीदने में किया जाएगा। अब जरूरी थोड़ी ना है कि खरीदने के लिए आप बाहर से राफेल लें या फिर कोई विमान लें। आप ED भी खरीद सकते हैं, आपके पास पैसे हो तो आप CBI भी खरीद सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? विधायक भी खरीद सकते हैं, आप सांसद भी खरीद सकते हैं। तो वो पैसा वहां जा रहा है, ठीक है भाई, राजा राज करेगा। खैर, इधर दोस्तों ये तमाम चीज चल रही है। इधर ईरान का इतना दबदबा बढ़ता चला जा रहा है कि जो मुस्लिम देश कभी ईरान की तरफ देखना नहीं चाहते थे, आज वही मुस्लिम देश ईरान के साथ आ रहे हैं। कतर की तरफ से बड़ा बयान निकल के सामने आया है। कतर के जो प्राइम मिनिस्टर अल-थानी, उन्होंने कहा कि हमें ईरान के साथ समझौता कर लेना चाहिए और ईरान के साथ समझौता करके अपने डिफेंस को मजबूत करना चाहिए। मतलब इससे पहले कतर, बहरीन जैसे देश क्या करते थे कि अमेरिका के पास जाते थे, अमेरिका से बातचीत करते थे। लेकिन अब ईरान के साइड ये झुक रहे हैं और इसके पीछे वजह दोस्तों ये है कि अब ईरान एक नई सुपर पावर बन के निकल रहा है। इसी दौरान अब अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। अभी कल तक UAE में थे,
फिर ये कतर पहुंचने वाले हैं, फिर ये ओमान जाएंगे। यहाँ पे ये भटक भटक के घूम घूम के सबको मनाने में लगे हैं कि भाई साहब उस साइड मत जाओ यार, हमारी साइड रहो, हम आपको कुछ फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन अब जो बाकी देश है उनके अंदर इतनी दहशत है ईरान की, इनको पता है कि ईरान के खिलाफ जाने के बाद क्या हश्र होगा और अमेरिका हमें बचा नहीं पाएगा और इजराइल तो हमारी लंका लगा देगा। और यही वजह है कि ज़्यादातर मुस्लिम देश अब ईरान के साइड हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत मोहब्बत में हो रहे हैं, डर की वजह से हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं। अब ये ईरान के साथ ट्रीटी साइन करेंगे कि एक पे हमला दूसरे पे माना जाएगा और इससे अमेरिका को मिडिल ईस्ट से बाहर निकालने में एक बड़ी इबादत हासिल होगी। अमेरिका जो एशिया में घुस के बैठा है वहां से इसको निकलना चाहिए, क्योंकि एशिया जो है वो एशियन लोगों का है। अमेरिका कौन होता है कंट्रोल करने वाला? सिंपल सी बात है। लेकिन आज तक किसी ने कोई काम किया नहीं, लेकिन ईरान ने 40 दिन में ऐसा काम कर दिया है कि अब अमेरिका भाग रहा है। खैर, इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पार्लियामेंट से 8.3 लाख करोड़ रुपए डिमांड किए हैं। और इस डिमांड का जो बड़ा हिस्सा है, जो पूरा पोर्टफोलियो तैयार किया गया कि भाई साहब इतने पैसे यहाँ लगेंगे, इतने यहाँ लगेंगे, इतने यहाँ लगेंगे, तो ये जो पूरा पोर्टफोलियो तैयार किया गया है इसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो ईरान के साथ जंग में खर्च हुई रकम का है। मतलब ईरान ने कम से कम 5 से 6 लाख करोड़ रुपए फूंक दिए अमेरिका के। और अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की दोस्तों मुसीबत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्लियामेंट में, उसकी सीनेट में वोटिंग हुई है कि ईरान के खिलाफ कुछ भी करना है तो बिना पार्लियामेंट के, बिना कांग्रेस की परमिशन के आप नहीं कर सकते। और यही वजह है कि पहले ही दिन, मतलब अभी कल ही वोटिंग हुई है, आज पहले ही दिन 8.3 लाख करोड़ रुपए की डिमांड डोनाल्ड ट्रंप ने कर ली। अब चूंकि डिमांड करनी थी तब तो ये बात निकल के सामने आ गई, अदरवाइज आप सोचिए कि कितने पैसे, कितने रुपए, कितने डॉलर अमेरिका ने इजराइल की वजह से फूंक दिए ईरान के साथ। और फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। खैर, इसी दौरान दोस्तों कहावत आपने सुनी होगी कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे। सेम हाल डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज जाते जाते पत्रकारों को बता दिया कि यार जंग बड़ी अच्छी चल रही है और हम जीत रहे हैं। वीडियो देखें आप। The war is going very well. As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सोच सकते हैं कि भाई साहब का एटीट्यूड अभी कम नहीं हुआ। मतलब खिसिया तो गए हैं, लेकिन भौकाल जो मेंटेन करना है, उस भौकाल को मेंटेन करने के पीछे ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और पूरी दुनिया के आगे नंगे हो चुके हैं। सबको पता है कि ईरान ने इनको इतना मारा है कि ये जंग क्या, जीतने की बात आप हटा दीजिए, लड़ने की कंडीशन में नहीं है। सीज फायर चिल्लाते हुए आ गए थे। अब तक ये क्रेडिट लेते थे कि पूरी दुनिया का सीज फायर हमने करवाया, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ये सीज फायर के लिए बाकी देशों के पास भटक रहे कि यार कोई सीज फायर करवा दो, कोई ईरान को मना दो, हमारी इज्जत, हमारी नाक बच जाए, हम यहां से चले जाए। ये कंडीशन छोड़ी है ईरान ने अमेरिका की। खैर, इधर दोस्तों पूरी दुनिया में ये चल रहा है, इधर हमारे देश में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में आपको बताता हूं। गोदी मीडिया ये खबरें आपको कभी नहीं दिखाएगा और न दिखाने के पीछे वजह यह है कि इससे सरकार से सवाल पूछने पड़ेंगे। और सरकार से सवाल? आपका दिमाग खराब है? सरकार से सवाल? जिल्ले इलाही से? खबर यह है कि हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, जिसके पास अब तक का सबसे खतरनाक जो फाइटर जेट माना जाता था F-7 माना जाता था, और ये काफ़ी ओल्ड जनरेशन था, हमारे मुकाबले नहीं टिकता था कहीं भी। इस वजह से बांग्लादेश से हम हमेशा निश्चिंत रहते थे कि यार बांग्लादेश हमारे लिए कुछ है भी नहीं। लेकिन अब यही बांग्लादेश चाइना के साथ अगस्त में ये समझौता पूरा हो जाएगा, डील फाइनल हो जाएगी। लगभग 40-50 मिलियन डॉलर की ये पूरी डील है, जिसके तहत अब चाइना बांग्लादेश को वही फाइटर जेट देगा जिस फाइटर जेट का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान आर्मी ने किया था। और इस फाइटर जेट का नाम है J-10CE। स्क्रीन पे आप खबर देख सकते हैं कि J-10CE जो फाइटर जेट है वो चाइना अब बांग्लादेश को देगा। और आपको जान के ताजुब होगा कि चाइना ने फाइटर जेट केवल आज तक पूरी दुनिया में पाकिस्तान को दिया था। मतलब भारत को घेरने की ऐसी तैयारी हो रही है कि एक तरफ पाकिस्तान को दिया पूरी दुनिया में और किसी को नहीं दिया, केवल पाकिस्तान को। अब इधर बांग्लादेश को दिया जा रहा है और खुद चाइना के पास है। और ऐसे हाल में भारत को 3 तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बारे में गोदी मीडिया आपको कभी भी नहीं बताएगा, क्योंकि इससे फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, आप हिंदू मुस्लिम के एंगल से ऊपर उठ जाएंगे, आप देश हित के बारे में सोचेंगे, देश के बारे में सोचेंगे तो फिर आप सरकार से सवाल पूछेंगे कि भैया ये काम कैसे गड़बड़ हो गया। तो फिर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जवाब सरकार नहीं दे पाएगी तो आप वोट कहीं और दे सकते हैं। ऐसे हाल में 5 साल बाद सरकार भी गिर सकती है, तो फिर क्या? तो ऐसे वजहें हैं कि सरकार क्या करती है, और सरकार को करना ही क्या है। मीडिया क्या करती है कि जनता को हिंदू मुस्लिम उलझा देती है, और ऐसे उलझाती है कि मैं आपको खबर बताता हूँ। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले, मार्च महीने की बात है, कि कुछ
मुस्लिम युवक रमजान के महीने में चिकन पार्टी करते हैं, अपना रोज़ा खोलते हैं और गंगा नदी में उसकी हड्डियां फेंक देते हैं। ये चीज़ पर्सनली भी मुझे बहुत बुरी लगी थी। मैंने एज ए हिंदू इस चीज़ को कहा भी था कि भाई कोई ये काम ना करे, किसी भी धार्मिक भावना को हाथ नहीं पहुंचाना चाहिए, कोई भी हो। मैं कह रहा हूँ कि मैं इस माइक की पूजा करता हूँ, मेरे लिए मेरी रोजी रोटी है। अब आप मेरे सामने मेरे माइक को लात मारेंगे तो मुझे बुरा लगेगा, सीधी सी बात है। तो उस चीज़ में क्या हुआ कि उनके ऊपर FIR हुई, उनको जेल में डाल दिया गया। मामला तूल पकड़ा, लेकिन अब जेल हो गई तो फिर क्या हो सकता था। थोड़े दिन बाद, अभी चंद महीने बीते हैं, जून महीने में बीजेपी के पार्षद साहब और एक आध लोग और वहां पे बैठ के उसी सेम जगह पे, उसी गंगा नदी पे, उसी बनारस में बाकायदा मटन पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया पे। ये वीडियो गलती से वायरल हो गया। वायरल होने के बाद लोगों ने सवाल पूछा कि भाई अब इनके साथ क्या होगा। पुलिस ने इनको भी अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जब इनका मामला कोर्ट में गया तो बनारस कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर जमानत दी थी। मतलब ये शायद जेल में भी नहीं गए होंगे, केवल इनको रिमांड बता के बाहर ही छोड़ा गया होगा। इनको कहा हो गया कि साहब आप घर पे रहें, आप कोर्ट आ जाइएगा, आप नहीं आ सकते तो आप अपना वकील भेज दीजिएगा, बाकी चीज़ें तो सेट हैं। 24 घंटे के अंदर जमानत मिल गई, 24 घंटे के अंदर। और वही मुस्लिम युवक जो थे जेल में थे। आगे आप समझदार। अब सुनिए, लखनऊ में इतना बड़ा अग्निकांड हुआ, इतना बड़ा, 15 से 16 मासूम लोग मारे गए। लेकिन इस अग्निकांड के बाद क्या कुछ चीजें देखने को मिली कि सुनेंगे तो आप ताजुब करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी उस परिवार से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान उस परिवार ने कहा कि भैया हम आपके कट्टर सपोर्टर हैं, हमने बीजेपी को वोट दिया है और तमाम चीजें। उस बच्ची ने बोला। जैसे ये बात उस बच्ची ने बोलना शुरू किया, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मैं भाषण सुनने नहीं आया हूं। इसके बाद वीडियो म्यूट हो जाता है। पीटीआई, सोचिए, न्यूज एजेंसियों ने वीडियो को म्यूट कर दिया। थोड़ा सा वीडियो आप देखें जरा, कॉपीराइट की वजह से पूरा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा देखें आप। हम लोग प्रो बीजेपी सपोर्टर हैं, बलरामपुर से हैं। हम आपको जितना सपोर्ट करते हैं, नहीं। इस वीडियो में आपने देखा कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी ने बात बोली, ऐसे के जस्ट बाद वीडियो म्यूट हो गया। अब जनता को कोई जानकारी ही नहीं कि भाई साहब क्या बोला गया, क्या नहीं बोला गया। अब चूंकि कुछ कैमरे जो हैं उस बच्ची के फोटो को, उस तस्वीर को कैद कर चुके थे, इस वजह से उसको खोजना आसान था। अच्छा, वो मरने वालों में से थी, मरने वालों के घर वालों में से थी, तो और खोजना आसान था। मीडिया के कैमरे जब उस घर तक पहुंचे और मीडिया वालों ने पूछा कि मुख्यमंत्री साहब ने क्या बोला था, तब आप सुनिए कि क्या कुछ बोला था। सुनिए जरा। उसको सुधारा जाए या कहीं पर भी जो है नहीं सही होता है, उसके लिए थोड़ा आप लोग देखभाल कराइए बस। हम क्या कहें? उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी से, तो मुख्यमंत्री जी का जवाब था कोई? उनका जवाब यही था, इस समय हम भाषण सुनने के मूड में नहीं है। इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने किस भाषा का इस्तेमाल किया था। आम जनता की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के बजाय एरोगेंस इतना है, तो इसको घमंड कहा जाता है। जयपुर में, जयपुर की घटना आपको बता रहा हूं, जयपुर में एक मुख्यमंत्री साहब का काफिला निकला। मुख्यमंत्री किसका? बीजेपी का। जैसे ही काफिला निकला तो वहां पे एक मोमोज लगाने वाली लड़की थी। काफिला निकला, ये कहा गया रोड खाली करो। अच्छा, ठेला बेचारी कैसे लेके जाए? गर्म पानी उबल रहा था, मोमोज स्टीम पे ही बनता है। पुलिस वालों ने आओ देखा ना ताओ, उसका गर्म पानी, खौलता पानी उठा के उसके ऊपर फेंक दिया। वो पूरी जल गई है। वीडियो देखिए आप। सर, उस दिन रोज की तरह मैं काट लगाई थी और स्टीमर में पानी गर्म ही हो रहा था मोमोज का। चलती हुई गाड़ी आती है, उसमें से एक पुलिस वाले निकलते हैं और वो बोलते हैं हटाओ हटाओ हटाओ। मैंने बोला सर हटा रही हूँ, इसमें पानी गर्म है। बस मैंने हाथ भी ऐसे दिखाया, उन्होंने आओ ना देखा ताओ और सीधे स्टीमर का पानी धक्के से हाथ से मार के तुरंत चलती हुई गाड़ी में बैठ के चले गए। और इसके बाद मैं चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। जो कि पुलिस की 3-4 गाड़ियां गुजरी, फिर भी कोई कुछ भी हेल्प नहीं की मेरी। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से उस बच्ची के साथ क्या किया गया। सोचिए, वो न सरकार से रोजगार की उम्मीद में बैठी थी, वो ना नौकरी के लिए भटक रही थी, वो ना कॉकरोच जनता पार्टी के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी। वो बेचारी अपना रोजी रोटी चलाने के लिए ठेला लगा रही थी मोमोज का। उसके ठेले को तोड़ दिया गया और उसके ऊपर उबलता पानी फेंक दिया गया और पुलिस वाले गाली देते निकल गए। लखनऊ अग्निकांड में जो मेन चश्मदीद था, जिसने मीडिया के सामने कुछ बाइट दी और कहा कि भाई कुत्ते हैं हम, थोड़ा सा सुने आप। कुत्ते हैं, साले के सारे कुत्ते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा लड़कों को गिरते हुए, मरते हुए, पूरा रूह कांप रहा था। एक के बाद राजनाथ सिंह आ रहा है, अब मरने के बाद योगी जी आ रहे, क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे। और जिस समय घटना हो रही है उस समय किसी मंच पे आप जाकर के भाषण दे रहे हो। हम आपको इसलिए चुनते कि आप भाषण दो,
कोई नहीं। फोन मिलाते समय हाथ कांप रहा था कि एम्बुलेंस को बुलाओ, फोन मिला हाथ कांप रहा था। घंटों बाद लोग पहुंचे, पुलिस नहीं पहुंची है, एम्बुलेंस की तो बात ही छोड़िए यार, कोई नहीं। इस वीडियो में आपने सुना, इस आदमी ने कोई भी ऐसी बात नहीं बोली जो गलत थी। हमारी जो वैल्यू है हमें पता है। इसी के जस्ट बाद इसको धमकी मिलनी शुरू हो गई है। इसने खुद रो रो के वीडियो अपलोड किया कि भैया मुझे धमकी मिल रही, वीडियो देखिए इसका। मैंने सवाल सिस्टम से किया और आवाज सिस्टम के खिलाफ उठाया और जो सच था बस उस बात को एक्सप्लेन किया। अब क्या हो रहा है कि मेरे नंबर पे अननोन कॉल्स आ रही हैं और मारने की धमकी देना और पकड़ने की धमकी देना, मेरा एड्रेस निकालना, और अब ये सब चीजें चल रहा। आज की डेट में सच बोलना इतना मुश्किल हो गया, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना इतना मुश्किल हो गया, जबकि आप सामने इतनी बड़ी बड़ी हादसों को देख रहे हो। आदमी कैसे चुप रहे? हाँ, कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले जो शायद नहीं निकलने चाहिए, पर वो कोई भी व्यक्ति जो इन सारी घटनाओं को देखे वो कैसे होश में बात करेगा, कैसे उस चीजों को देखेगा। और आज एक बार फिर से वो लोग, सिस्टम नहीं, सरकार नहीं, कुछ लोग जो उन लोग के शायद प्यादे हैं कि क्या है, वो कॉल करते हैं, वो मैसेज करते हैं, वो मारने की और अनाप शनाप चीजों की धमकी दे रहे हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सोच सकते हैं कि किस हिसाब से इस बेचारे इंसान को धमकी मिल रही है। क्यों? क्योंकि इसने सच्चाई का पर्दा उठा दिया था। अब आप सोच के देखिए कि अगर हम आप ऐसे लोगों की ताकत नहीं बनेंगे, बहुत कम ऐसे चैनल हैं जो ऐसी खबरें दिखाते हैं। इजराइल की खबरें दिखाना, गाजा की खबरें दिखाना तो आसान है। इजराइल क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा, आप दिखाए ना भारत की खबर। 8-8, 9-9 लाख लेके बैठे हैं। नाम नहीं लूंगा, पीठ पीछे बहुत बुराई की थी उस बंदे ने मेरी। खैर, औकात है, चैलेंज दे रहा हूं, उठाओ आवाज। नहीं होगा। खैर, आपसे उम्मीद है आप कम से कम वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम लोग ऐसे लोगों की ताकत बन सके। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला की हिफाजत करें।